कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन डर सबको लगता है, फिर चाहे वो मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम ही क्यों ना हो। आज आपको एक ऐसे ही दिन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस दिन दाऊद इब्राहिम इतना डर गया कि वो अपने ही घर कराची में ही इंडिया से अब उसका क्या लेना देना है सिवाय क्राइम के। तो मैं ये बता रहा था कि उस दिन वो कराची में ही 150 लोगों के घेरे में घूम रहा था, इस डर में कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए, कोई उसे मार ना दे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था दाऊद के साथ जो उसे ऐसा करना पड़ गया। आज कहानी उसी दिन की है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब छोटा राजन दाऊद से अलग हो उसका दुश्मन बन गया और छोटा राजन इंडियन एम्बेसी पहुंचकर एक रॉ एजेंट से मिलकर इस बात की डील करता है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दो, बदले में मैं तुम्हें दाऊद को खत्म करने में मदद करूंगा। ये डील हो जाती है उन दोनों के बीच और छोटा राजन उस रॉ एजेंट की मदद से वहां से सुरक्षित जगह पर चला जाता है, क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी का बहुत बड़ा राजदार था। एक समय में वो दाऊद का राइट हैंड था, छोटा शकील से भी बड़ा कद था डी कंपनी में उसका, इसलिए अब डेफिनेटली डी कंपनी के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। दाऊद इब्राहिम को अचानक से छोटा राजन से खतरा महसूस होने लगता है। तब दाऊद जो है वापस पाकिस्तान आया। उसने छोटा शकील को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से ये जो छोटा राजन है उसको ढूंढो और जहां मिले उसको वहीं टपका डालो। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय बीता। छोटा राजन रॉ एजेंट के सपोर्ट से नेपाल से काठमांडू पहुंचा, फिर वहां से मलेशिया, जहां एक दिन फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई, दाऊद इब्राहिम का समय पूरा हो गया है, उसको टपकाने का टाइम आ गया है, तुम तैयारी कर लो। ये फोन उसी रॉ एजेंट का था जिसने 2 साल बाद छोटा राजन से कांटेक्ट किया था। उसने राजन को बताया कि दाऊद की बेटी मारिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और इसके गम में डूबा दाऊद इस घटना के करीब 40 दिन बाद एक दरगाह पर माथा टेकने वाला है। उस समय दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में रहने लगा था और उसे पाकिस्तान सरकार के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी ISI का भी पूरा सपोर्ट हासिल था। उनके सिक्योरिटी में ही दाऊद पूरी दुनिया में चल रहे अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। इधर दरगाह पर माथा टेकने के लिए दाऊद आने वाला था। इस बात की जानकारी इंडियन रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ को लग चुकी थी और रॉ के एजेंट चाहते थे कि इस मौके का फायदा उठाया जा सके, दाऊद इब्राहिम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इस काम में भारत सरकार या फिर भारत सरकार के किसी भी एजेंट का हाथ हो, उनका नाम आए। इस काम के लिए छोटा राजन को चुना गया था। उन्होंने छोटा राजन को कहा कि तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम को उड़ाने का ये शानदार मौका है, इसका फायदा उठाओ। इसके बाद 27 मई 1998 को छोटा राजन के 7 शार्प शूटर्स मुंबई से नेपाल के लिए रवाना होते हैं। 28 मई की रात ये सभी काठमांडू के एक होटल में स्टे करते हैं। इसके बाद अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में लैंड करते हैं। पाकिस्तान स्थित कराची एयरपोर्ट पर छोटा राजन के लिए काम पूरा करने वाला एक आदमी इन लोगों से मिलता है और उन सभी को पाकिस्तान के कराची स्थित डिफेंस कॉलोनी में ले जाता है। वहां से अल मंसूर अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर इन लोगों के लिए एक कमरा बुक किया जाता है जहां ये सभी शूटर्स रुकते हैं। उसमें विक्की मल्होत्रा, एजाज लकड़ावाला, फरीद तनासा, वालू डोकरे, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी भी शामिल होते हैं। ये वही 7 शूटर्स है जो छोटा राजन के इशारे पर दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए उस दिन कराची पहुंचे थे। इस अपार्टमेंट में 2 दिन बाद इन लोगों के पास मॉडर्नाइज वेपन का एक कैरेट आता है जिसमें 4 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस थे। फाइनली वो दिन भी आ जाता है, वो घड़ी भी आ जाती है जब इन लोगों को दाऊद इब्राहिम को टपकाना था। हजरत अली साहब दरगाह के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक वैन में ये सभी शूटर्स जो थे वो मौजूद थे, दाऊद के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दाऊद इब्राहिम अपने काफिले के साथ दरगाह के सामने पहुंचा, लेकिन उस दिन दाऊद के काफिले में लगभग 30 गाड़ियां थीं। गाड़ियों के रुकते ही हर गाड़ी से हथियार बंद कमांडो बाहर निकले। उन्होंने आसपास देखा और जब उन्हें सिचुएशन
क्लियर दिखी तो दाऊद को भी उतरने का इशारा दिया। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में सफेद कुर्ता पजामा पहने चश्मा लगाए एक आदमी उतरा और दरगाह के अंदर चला गया, जो कोई और नहीं बल्कि भारत का भगोड़ा और अंडरवर्ल्ड का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम था। यह देखकर छोटा राजन के शूटर हैरान रह गए। दाऊद इब्राहिम के साथ 10-15 नहीं बल्कि पूरे 150 कमांडो थे, जबकि इन लोगों को बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम कराची में खुद को इतना सेफ महसूस करता है कि उसके साथ मुश्किल से 10-15 लोग ही रहते हैं, और उस 10-15 लोग को तो ये 7 शूटर आराम से हैंडल कर लेते। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ये दाऊद इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर वहाँ कैसे पहुँच गया। अब इधर दाऊद इब्राहिम दरगाह के अंदर जाता है और लगभग 20 मिनट तक उसने दरगाह के भीतर ही बिताया। इसके बाद वो सीधा वापस अपनी गाड़ी में आया और गाड़ी में बैठकर अपने काफिले के साथ वापस रवाना भी हो गया। दाऊद इब्राहिम का इंतजार कर रहे इन सभी 7 शूटर्स ने कोई हरकत नहीं की। आखिर इनको भी तो अपनी जान का डर था, जान प्यारी थी इन्हें। ये 7 अकेले 150 लोगों से तो नहीं भिड़ सकते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देखकर वो ये समझ गए थे कि इन लोगों का प्लान जो है ये कहीं ना कहीं लीक तो जरूर हुआ है। ये लोग तुरंत ही अपनी गाड़ी से वापस मंसूर अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में चले जाते हैं जिसे इन्होंने बुक किया था। जैसे ही ये फ्लैट में पहुंचते हैं कि इनके फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ छोटा राजन की आवाज़ आती है, जल्दी वहाँ से निकलो, हमारा प्लान लीक हो गया है, बहुत जल्दी वहाँ दाऊद के लोग पहुँचने वाले होंगे। इस फोन कॉल को सुनने के बाद जिसको जैसे मौका मिला वो वहां से भाग गए, अलग अलग रवाना हो गए। कुछ ही देर में सारे शूटर्स कराची के डिफेंस कॉलोनी से बाहर निकल गए और किसी तरीके से सभी सुरक्षित रूप से वापस इंडिया भी आ गए। इन लोगों के वहां से निकलने के थोड़ी देर बाद ही कराची पुलिस की एक टीम भी उस अपार्टमेंट में पहुंची। वहां छानबीन करने लगी, लेकिन कोई भी शूटर्स उनके हाथ तो आया नहीं। बस उनके हथियारों को कराची पुलिस ने बरामद कर लिया। इन सब के बावजूद एक सवाल था जो छोटा राजन को परेशान कर रहा था कि आखिर उसका ये प्लान लीक कैसे हुआ। इस घटना के 2 साल बाद छोटा राजन को ये खबर मिली कि जो प्लान है ये मिर्जा दिलशाद बेग ने इधर उधर किया था। वैसे तो ये मिर्जा दिलशाद बेग जो है वो नेपाल पार्लियामेंट में कभी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान और ISI के लिए काम करता था। काम तो कहते हैं कि ये दाऊद के लिए भी करता था, जिसे आगे चलकर छोटा राजन मरवा देता है। तो यही थी आज की वो कहानी जिसमें दाऊद मरा तो नहीं, लेकिन हर पल 150 लोगों के बीच उसे मौत का डर सता रहा था। बाकी ये जो 7 शूटर की आज आपने कहानी सुनी, इसमें से ही जो 2 शूटर्स थे बिक्की मल्होत्रा और फरीद तनासा, उन्हें एक बार फिर से दाऊद को मारने के लिए दुबई भेजने की भी तैयारी हुई थी। और वो कहानी भी मैंने अपने चैनल पर सुनाया है प्रोजेक्ट X करके, जिसमें कैसे दाऊद को दुबई में मारने का प्लान था उसके बेटी के रिसेप्शन पे। इस कहानी को भी आप ज़रूर सुनिएगा हमारे चैनल पे। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में। शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।